तो स्टूडेंट, मैंने जो आपको पीछे महिलाओं और बच्चियों के प्रति हिंसा और महिलाओं और बच्चियों के प्रति हिंसा से रोकथाम से संबंधित जो विधि आपको मैंने बताई है, जो अधिनियम बताए हैं, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो महिला की हिंसा से संबंधित या महिला संबंधी कानून से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी है, इसको आप अगर अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दहेज से अभिप्राय है। दहेज से क्या अभिप्राय है? देखिए, इसमें है दहेज से क्या अभिप्राय है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्या है? विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिए जाने वाला धन व वस्तुएं। ये इसका उत्तर सही है कि दहेज से क्या अभिप्राय है कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिए जाने वाला धन या वस्तुएं जो है वो दहेज की कैटेगरी में आएंगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि दहेज पर प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? इसमें देखिए, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? हमें देखना है लागू कब हुआ था। यह लागू हुआ था 20 मई 1961 से। 20 मई 1961 को यह लागू हुआ था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 3, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर, सही उत्तर यह है 2 अक्टूबर 1993 में, 1993, 2 अक्टूबर 1993 को यह महिला समृद्धि योजना लागू की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा में, बी है राज्यसभा में, सी है विधानमंडल में। लेकिन इसके लिए है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? भारत में महिलाओं के लिए किस वर्ष में राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है सी, 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण, किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा, हमें वर्ष बताना है, किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया? इसके लिए उत्तर है 2001 को, 2001 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। देखो, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसका चौथा उत्तर, इसका उत्तर होगा स्वयं सिद्धा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा को या सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? यानी किस रियासत के द्वारा राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो इसका उत्तर है बूंदी। बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान वर्सेस विशाखा केस 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की दी गई परिभाषा से संबंधित है? देखिए, इसमें ये भी
राजस्थान राज्य वर्षिज विशाखा में कहा गया था कि कोई भी अस्वीकृत यौन निर्धारित व्यवहार, इसके बारे में भी इसमें कहा गया था। दूसरा ये है यौन अनुग्रह के लिए मांग या प्रार्थना करना, ये भी राजस्थान वर्षिज विशाखा 1997 में कहा गया था। इसी प्रकार जो सी है अश्लील टिप्पणी या अश्लील सामग्री का प्रदर्शन करना, ये भी राजस्थान वर्षिज विशाखा 1997 के केस में आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को अपराध, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध किस धारा में कहा गया है? मैंने आपको बताई थी लज्जा भंग। लज्जा भंग की इसमें धारा कौन सी है? लज्जा भंग की धारा है 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी हमने पढ़ी थी। उसी प्रकार 354 डी में था पीछा करना। इसी प्रकार यह कहता गया इंडियन पेनल कोड की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न या यहां यह शब्द भी आ सकता है लज्जा भंग को दंडनीय अपराध बनाया गया, तो आप कहोगे 354 में। इसी प्रकार विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जो हुआ 1997 में किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए विशाखा केस 1997 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान राज्य से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है निम्न में से कौन सा कृत्य या कार्य कार्यस्थल पर शोषण इंगित करता है? कौन सा जो है शोषण इंगित करता है? देखिए पहला ऑप्शन लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना भी कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करता है। दूसरा अश्लील साहित्य किसी कार्यस्थल पर किसी कामकाजी महिला को दिखाना, यह भी जो है अश्लील साहित्य किसी कामकाजी महिला को कार्यस्थल पर दिखाना, यह भी जो है कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करता है। इसके अलावा सी देखिए लैंगिक प्रकृति का कोई भी अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना भी इसमें शामिल है। तो इसमें ये चारों आएंगे कि कार्यस्थल पर शोषण इंगित करता है, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करने का कोई कार्य है, अश्लील साहित्य दिखाने का कोई कार्य है, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना, ये सारे के सारे कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करने वाले हैं। उसी प्रकार आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। मी टू मूवमेंट संबंधित है। देखिए किससे है मी टू मूवमेंट संबंधित? देखिए महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित मी टू मूवमेंट महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित है मी टू मूवमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि मी टू मूवमेंट किससे संबंधित है? आप कहोगे महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है। क्या स्थानीय शिकायत समिति मैंने बताई थी, दो शिकायत समिति होती है, एक आंतरिक शिकायत समिति, एक स्थानीय शिकायत समिति। तो स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन क्या है? पहला देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा समिति की अध्यक्ष महिला होगी, यह भी सही है। तीसरा समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य जो होगी वो SC ST मामलों से जुड़ी हुई महिला का होना अनिवार्य है। तो ये तीन बातें हैं, जिलाधिकारी द्वारा गठन किया जाएगा, अध्यक्ष महिला होगी और समिति के अन्य सदस्यों में से एक सदस्य SC ST से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 महिला आयोग जन सुनवाई में महिलाओं से जुड़ी किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करती है? तो इसके लिए देखिए महिला आयोग जन समस्याओं में महिलाओं से जुड़ी किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करती है? तो इसके लिए उत्तर है चाहे वह समस्या दहेज उत्पीड़न से संबंधित हो, चाहे वह समस्या यौन उत्पीड़न से संबंधित हो, चाहे वह समस्या घरेलू हिंसा से संबंधित हो, इन मामलों में महिला आयोग जन सुनवाई करती है इन मामलों की। इसके अलावा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है दुष्कर्म के लिए, रेप के लिए
फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। फांसी की सजा के लिए देखिए, दुष्कर्म अगर कोई रेप करता है तो उसमें रेपिस्ट को फांसी दी जाएगी। इस प्रोविजन को लाने वाला हमारे इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है? तो उसके लिए है एमपी, मध्य प्रदेश पहला स्टेट है। इसके लिए पहला स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश। आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए, मुस्लिम समाज में, क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है 3 तलाक प्रथा को? देखिए, तलाक विद्दत ये भी कहा जाता है, इंस्टेंट तलाक ये भी इसको कहा जाता है, और मौखिक तलाक, ये तीनों नाम इसके दिए। मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहा जाता है तलाक विद्दत, इंस्टेंट तलाक और मौखिक तलाक। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? देखिए, लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? इसके लिए आंसर है सी, 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन है 25 जुलाई, ये ध्यान रखें 25 जुलाई, इसमें जो है यहाँ 18 नहीं, यहाँ 19 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है। लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान है? पहला, 3 तलाक को संज्ञेय अपराध, कोग्निजेबल ऑफेंस बनाने का प्रावधान है। दूसरा देखिए बी, तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा का प्रोविजन है, ठीक है। और तीसरा, 3 तलाक को रद्द और गैर कानूनी बनाया गया है। तो ये तीनों ही प्रोविजंस इसके लिए सही है कि लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है। ये भी 3 तलाक को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने का प्रोविजन है। 3 तलाक देने पर किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा का प्रोविजन किया गया है। 3 तलाक देने को रद्द और गैर कानूनी बनाया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो ये देश का दूसरा राज्य है। पहला देखिए, दुष्कर्म या रेप के लिए रेपिस्ट को फांसी की सजा देने का पहला, जो हमारे भारत देश में फांसी की सजा करने का पहला जो प्रोविजन बनाने वाला पहला राज्य है एमपी था। और इसी प्रकार दुष्कर्म के लिए या रेप के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य? तो अपन कहेंगे ये सेकंड है, दूसरा है। इसी प्रकार आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है। निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है, कहां हुआ था निर्भया हत्याकांड? तो सारे जानते हैं कि ये दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, दुष्कर्म की सजा में, रेप की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित की हुई थी? तो जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये 2012 में की घटना है। उसके अलावा एक मी टू मूवमेंट, जो मी टू मूवमेंट या मी टू जो अभियान की शुरुआत कब हुई? मी टू मूवमेंट की शुरुआत कब हुई या मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसके लिए आप कहोगे अक्टूबर 2017 के अंदर मी टू मूवमेंट की जो है वो शुरुआत हुई। इसके बाद क्या जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो इसके लिए है 9 दिसंबर 2013 को ये अधिनियम प्रभाव में आया। 9 दिसंबर 2013 को ये प्रभाव में आया। इसी के बाद इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थाओं पर लागू होता है? तो इसमें देखिए, ये जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थाओं पर लागू होता है? तो जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों वहां यह
जो है लागू होता है। जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, वहां ये लागू होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मी टू मूवमेंट, मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? तो मी टू मूवमेंट को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मी टू मूवमेंट को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? तो इसके लिए तनुश्री दत्ता का नाम लिया जाएगा। तनुश्री दत्ता ने ही मी टू मूवमेंट को गति प्रदान की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो इसके लिए उत्तर है 30 जुलाई 2019 को ये जो है राज्यसभा में पारित हुआ था, 30 जुलाई 2019 को। उसके अलावा 28 क्वेश्चन देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल, संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? तो ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 23 और 24, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शोषण के विरुद्ध समान रूप से अधिकार प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद आएगा 23 और 24। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि संविधान के किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? तो इसके लिए आता है अनुच्छेद 23 व 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? तो इसके लिए जो है वो है आर्टिकल 39D। संविधान का कौन सा आर्टिकल पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है 39D। आगे देखिए, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या से संबंधित धारा है। दहेज हत्या से संबंधित जो धाराएं हैं वो, ये धारा भी दहेज हत्या से संबंधित है, 302 भी दहेज हत्या से संबंधित है और 306 भी दहेज हत्या से संबंधित है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 बताता हूं, आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार माना जाएगा? तो इसके लिए धारा 375 देखिए, इंडियन पैनल कोड की किस धारा के तहत या के अंतर्गत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाएगा? तो धारा 375 में ये कैटेगरी बताई गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किन संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो किस संशोधन में किया गया? वो संशोधन है 73वां संशोधन और दूसरा है 74वां संशोधन। ये दोनों वो संशोधन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है वो बालकों के ऊपर है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, बालकों से संबंधित जो क्वेश्चन है, अभी हमने महिलाओं के संबंधित, अभी बालकों के संबंधित कुछ मैंने प्रश्नोत्तरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की है। आप इसे गौर से देखें, गौर से पढ़ें तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखिए, पहला क्वेश्चन बालकों से संबंधित है, भारत में, इंडिया में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर है 2006 में, 2006 में यह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना
कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसके लिए यह जो प्राधिकरण की स्थापना है ये 26 सितंबर 1994 को की गई थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें से ये क्वेश्चन सही है। देखिए ये कथन सही है कि दहेज प्रथा तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, यानी दहेज प्रथा तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है। ये इसमें से ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी लड़के की विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है और लड़की की विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसमें 21 वर्ष तो लड़के की है और 18 वर्ष लड़की की है न्यूनतम विवाह की आयु जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि निम्न में से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध कौन सा जो है ना वो कारक हो सकता है? तो इसके लिए जो है सी है, प्राथमिक शिक्षा का जो सर्व सुलभीकरण है ये जो है बाल श्रम के उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है, प्राथमिक शिक्षा का सुलभीकरण। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो बताया गया कि बाल श्रमिकों की तादाद सबसे ज्यादा कहां है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। बाल श्रमिकों की जो तादाद सबसे ज्यादा कहां है? तो इसके लिए हम कहेंगे कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाल श्रम का कारण है। बाल श्रम का क्या कारण है? देखिए गरीबी भी बाल श्रम का कारण है। दूसरा, काम की तलाश में परवर्जन यानी दूसरे स्थान पर जाना, ये भी बाल श्रम का कारण है। अशिक्षा, ये भी बाल श्रम का कारण। तो ये उपयुक्त तीनों चीजें, अशिक्षा है, गरीबी है, काम की तलाश में परवर्जन है, ये सारी चीजें जो है बाल श्रम के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बाल श्रमिक हैं। बाल श्रमिक हम किसको कहेंगे कि कौन बाल श्रमिक है? इसका है जो बालक 14 साल से कम आयु का है उसे बाल श्रमिक माना जाएगा। जिसकी आयु 14 साल से कम है वह बाल श्रमिक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 1990 का दशक निम्न लिखित देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया। देखो 1990 का जो दशक है, निम्नलिखित देशों में जो निम्नलिखित देश समूह है द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया। तो किसके द्वारा ये घोषित किया गया था? तो इसके लिए आएगा सार्क देश। सार्क देश के द्वारा ये जो है बालिका दशक 1990 को घोषित किया गया। उसी प्रकार यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। तो ये बाल श्रम निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसके लिए 12 जून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ये कहोगे 12 जून को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आएगा 26 सितंबर 1994 को की गई थी। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, किस उम्र तक के बच्चों को कारखानों आदि में काम लगाने पर प्रतिबंध है? तो वो आयु क्या है? वो आयु है 14 वर्ष। यदि किसी भी बालक को 14 वर्ष की आयु के बालक को कारखानों आदि में काम लगाया जाता है तो वह एक दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम का प्रमुख कारण है, बालकों के श्रम करने का प्रमुख कारण है गरीबी। भारत में गरीबी एक वो कारण है जो बालकों को श्रम करने पर कार्य करने पर मजबूर करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बाल श्रम की बहुतायात वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? भाई जहां बालकों से काम करवाया जाता है तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है होटल रेस्टोरेंट। इसमें भी आप जनरल वे में देखोगे होटल है रेस्टोरेंट, वहां बालकों से बहुत सारा श्रम करवाया जाता है, तो ये भी इसके लिए जो है बाल श्रम का क्षेत्र है। दूसरा है बीड़ी, दिया सलाई व आतिशबाजी बनाने वाले जो कारखाने हैं, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे दिया सलाई हो या आतिशबाजी बनाने वाले जो कारखाने हैं, उनमें भी बालकों से काम लिया जाता है। तीसरा है कालीन बुनाई और हीरो की पॉलिश की जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनमें भी चाहे कालीन बनाने के या हीरो की पॉलिश में, उनमें भी बच्चों को बाल श्रम के रूप में बच्चों से काम लिया जाता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है। बाल श्रम का क्या दुष्परिणाम होता है? देखिए बाल श्रम का दुष्परिणाम है ये, पहला, कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण से बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। यानी कच्ची उम्र में और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने व शोषण से बच्चों का जो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, पहला ये। दूसरा है देश के में निरक्षरता में वृद्धि होती है। अगर बाल श्रम होगा तो वो स्टडी नहीं करेगा, तो देश की निरक्षरता में भी वृद्धि होती है। तीसरा है बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना, यह भी बाल श्रम का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था? किस वर्ष में बनाया गया था? उससे संबंधित देखिए ये ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो इसमें जो है वर्ष 2002 में जो है इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का जो फंडामेंटल राइट बनाया गया वह था वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसके लिए देखिए, इसके लिए जो संविधान संशोधन है वो 86वां संविधान संशोधन, जिसमें निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाने वाला संविधान संशोधन था, वो था 86वां संविधान संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब परिवर्तित हुआ था? देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब प्रवर्तित हुआ था? तो इसके लिए देखिए ये है 1 अप्रैल 2010 को ये प्रवर्तित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें है अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A। ये दोनों वो आर्टिकल हैं जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में कारखाना कानून, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कारखाना कानून, कारखाना से संबंधित जो विधि 1948 में पारित की गई के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी है 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 15 वर्ष इसमें आएगा। 21 में देखिए भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम
कब बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? तो ये जो अधिनियम था ये बनाया गया 1986 में, 1986 में इस अधिनियम को बनाया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने पर प्रतिबंध किया गया है? तो वो किस उम्र के बच्चों को रखने पर प्रतिबंध किया गया है? तो इसके लिए ये है 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है किसी कार्य पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 23, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की, देखिए देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 23 कि राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसके लिए 2007 में, 2007 में देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपादित होते हैं या संपन्न होते हैं राजस्थान में? तो उसके लिए ये डेट है, ये दिवस है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक बालकों की शादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बाल विवाह अधिकतर समाज के किस वर्ग में प्रचलित है? बाल विवाह जो है वो समाज के अधिकतर किस वर्ग में प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बाल विवाह है ये पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरा, ये जो है अशिक्षित कृषक समुदाय में या ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बाल विवाह का दुष्परिणाम है। बाल विवाह का क्या दुष्परिणाम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह का क्या दुष्परिणाम है? पहला, बालिकाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, ये इसका बाल विवाह का एक दुष्परिणाम है। दूसरा, मां व बच्चों की कुपोषणता, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है दुष्परिणाम है इसका। एक, जनसंख्या वृद्धि, ये भी बाल विवाह का एक दुष्परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बाल विवाह को समाप्त करने का, 27 में देखिए, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे उपयुक्त उपाय इन चारों में से कौन सा है? वो है 1 नंबर। ये देखिए, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तो बाल विवाह समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था, वो था शारदा एक्ट। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था, वो था शारदा एक्ट। नेक्स्ट है 29 में देखिए, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया? तो ये जो शारदा एक्ट था ये 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, का मसौदा तैयार करने में सब किसका महत्वपूर्ण योगदान था? देखिए 1930 में जो बाल विवाह से संबंधित 1930 में जो लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है, तो इस शारदा एक्ट का मसौदा किसने तैयार किया था? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? तो उसके लिए जो है हरविलास शारदा, क्योंकि इसी के नाम पर इस एक्ट का नामकरण किया गया, तो ये हरविलास शारदा ने की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके अलावा 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में
सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? तो राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे पहले कानून किस रियासत में बनाया गया? तो इसमें आएगा उत्तर जोधपुर रियासत में। सबसे पहले बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु जो कानून बनाया गया वो था जोधपुर रियासत। उसके बाद देखिए शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई। शारदा एक्ट में शुरू में बालिकाओं की, जब शारदा एक्ट प्रारंभ हुआ तो उस एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं की, लड़कियों की विवाह के योग्य जो कम से कम आयु रखी गई वो आयु क्या थी? तो इसके लिए उत्तर है वो थी 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए वर्तमान में अगर बालक है तो वो 21 वर्ष का होना चाहिए और यदि बालिका है तो वह 18 वर्ष की होनी चाहिए। ये वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो इसके लिए उत्तर है बी, बाल विवाह निरोध अधिनियम। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो उसके लिए कहेंगे बाल विवाह निरोध अधिनियम उसके स्थान पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1935 क्या कहा? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? 2006 में बनाए गए नए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम आयु की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो इसमें वो आयु है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम आयु में अगर किसी बालिका की शादी की जाती है तो वो एक दंडनीय अपराध है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए ये प्रोविजन भी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी, दूसरा 2 वर्ष तक की सजा भी, तीसरा है 5 लाख रुपए तक जुर्माना व 2 वर्ष तक की सजा का या कारावास का प्रोविजन इसमें किया गया। तो इसमें जो है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक की सजा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना व 2 वर्ष तक की सजा का प्रोविजन भी किया गया। तो ये इसमें होगा, ये सारे इसमें होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आएगा कोटा राज्य में। कोटा राज्य में सर्वप्रथम कन्या वध प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया, वो है कोटा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जो है क्वेश्चन आंसर है शारदा अधिनियम के नाम से। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया? तो इसके लिए जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? तो इसमें है ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या क्या है? देखिए 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या क्या है? तो वो है 943 महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को जो है ना प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट जो है इसकी व्याख्या में अगर हम देखें इसके एक्सप्लेनेशन में तो थोड़ी सी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में यह योजना असंतुलित शिशु लिंगानुपात वाले 10 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझुनू, जयपुर, करौली, सीकर, सवाई माधोपुर और गंगानगर में लागू की गई है। राज्य में इसका प्रारंभ मतलब धनक्य गांव में किया गया 14 मार्च 2015 को। देखिए ये है कि राजस्थान में यह जो योजना है यह लागू की गई थी धनक्य गांव में 14 मार्च 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए राजस्थान में सुकन्या जो योजना है, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है ये 4 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जिले हैं 100 जिलों में प्रधानमंत्री द्वारा देश के 100 जिलों में 100 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि प्रतिवर्ष खाते में जमा करवाई जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि प्रतिवर्ष खाते में जमा करवाई जा सकती है सुकन्या योजना में? तो इसका आंसर है देखिए 1000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक। देखिए 1000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक की यानी 1,00,000 से लेकर 1.5 लाख तक की राशि सुकन्या समृद्धि योजना में प्रतिवर्ष खाते में जमा करवाई जा सकती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? राजस्थान राज्य में, ये ऐसा है, राजस्थान राज्य में बालिका नीति कब जारी की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जारी की गई थी 24 जनवरी 2013 को। देखिए राजस्थान राज्य में बालिका नीति कब जारी की गई? तो इसमें आएगा 24 जनवरी 2013 को। इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं स्टूडेंट्स। उसमें लिखा गया है कि बालिका नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये भी राजस्थान की एक अचीवमेंट है। बालिका नीति जारी करने वाला जो राजस्थान स्टेट है वो देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के
किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया है? पोक्सो एक्ट जो है, पोक्सो एक्ट है किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आएगा 16 वर्ष से, तो इसका उत्तर है 16 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर है नंबर 1, 2012 में। 2012 में यह अधिनियम पारित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो का अर्थ है, देखिए 49 में यह बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 49 में, कि पोक्सो का क्या अर्थ है? पोक्सो का अर्थ है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये पोक्सो का अर्थ है। देखिए, बालकों के लैंगिक अपराधों का निवारण करना ऐसा कुछ नहीं है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है पोक्सो का एक्ट। बालकों का लैंगिक अपराधों से पूर्वोत्तरी निषेध कुछ नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि पोक्सो का अर्थ है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी पोक्सो से संबंधित है। पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोक्सो अधिनियम, पोक्सो एक्ट 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर है वो किस दिन से ये अस्तित्व में आया, तो वो है 14 नवंबर 2012 को, 14 नवंबर 14/11/2012 को, 14 नवंबर 2012 को पोक्सो एक्ट अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, लागू हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे आप, 14 नवंबर 2012 को यह लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोक्सो से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 51, पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है पोक्सो अधिनियम में? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पोक्सो एक्ट में केवल लड़के, केवल लड़कियां, लड़के व लड़कियां दोनों, तो इसमें सभी जेंडर के बालक सम्मिलित हैं, ये आएगा। देखो, पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित हैं केवल लड़के, नहीं गलत, केवल लड़कियां गलत, लड़के व लड़कियां दोनों गलत, सभी जेंडर के बालक इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी पोक्सो से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि पोक्सो एक्ट के अनुसार, पोक्सो अधिनियम के अनुसार, यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? यानी पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराधी कोई बच्चा है तो उस बच्चे के विरुद्ध जो मामला चलाया जाना है वह किस न्यायालय में चलाया जाएगा? तो इसके लिए है किशोर न्यायालय में, किशोर न्यायालय में यह मामला चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है, बालकों के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है? तो देखिए, बालकों के संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम, यह भी बालकों के संरक्षण से संबंधित है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, यह भी बालकों के संरक्षण से संबंधित है। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यह भी बालकों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये तीनों ही बालकों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका उत्तर है 1986 में, 1986 में इस प्रावधान को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखिए, बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध माना जाएगा? तो बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा? तो इसके लिए जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से यदि कोई बाल श्रम करवाया जाता है तो बाल श्रम अधिनियम में ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और
संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि ये अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 2015 में ये अधिनियम पारित किया गया। तो आप कहोगे भारत में किशोर न्याय, बालकों का देख रेख और संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये कहा गया कि पोक्सो एक्ट में 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को मौत की सजा, डेथ सेंटेंस ही दिया जाएगा या देने का प्रावधान है? यानी पोक्सो एक्ट में 2018 में एक संशोधन हुआ, उस संशोधन में यह पारित किया गया कि इस उम्र से कम की बच्चियों के साथ यदि कोई अपराधी रेपिस्ट रेप करता है तो उसे केवल मौत की सजा, डेथ सेंटेंस ही दिया जाएगा। तो वो है 12 साल की उम्र। 12 वर्ष से कम उम्र की किसी बच्ची के साथ किसी के द्वारा रेप किया जाता है तो रेपिस्ट को मौत की सजा ही दी जाएगी। वो उम्र है 12 साल। ये 2018 में पोक्सो एक्ट में संशोधन हुआ था, उस संशोधन का ये परिणाम है जिसमें कि 12 वर्ष उम्र कर दी गई है बच्चियों की। अगर इसके साथ कोई रेपिस्ट रेप करता है तो उसे डेथ सेंटेंस या मौत की सजा ही दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोक्सो से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोक्सो एक्ट में बच्चों को किस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया? पोक्सो एक्ट में बच्चों को किस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया? तो देखिए सेक्सुअल हरेसमेंट बिल्कुल सही है, इसमें भी है। दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट ये भी है। तीसरा है पोर्नोग्राफी। ये सारे के सारे वो अपराध हैं जो पोक्सो एक्ट में बच्चों को के विरुद्ध मतलब ऑफेंस के विरुद्ध जो है ना बच्चों को जो है संरक्षण दिया गया, वो चाहे सेक्सुअल हरेसमेंट का हो, चाहे सेक्सुअल असल्टमेंट का हो, चाहे पोर्नोग्राफी का हो। ये अगर कोई ऑफेंस करेगा तो ये जो एक्ट है पोक्सो एक्ट, इसमें उसको अपराधी को कन्विक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम या बाल मजदूरी के कारण में शामिल है। क्या कारण में शामिल है? बाल श्रम या बाल मजदूरी के कारण में शामिल है। यानी किस कारण से बाल श्रम या बाल मजदूरी इंडिया में देखने को मिलती है, वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए ये सारे कारण हैं। गरीबी, बेरोजगारी, ये भी बाल श्रम का एक कारण है। दूसरा अशिक्षा, ये भी बाल श्रम का कारण है। तीसरा रूढ़िवादी मानसिकता, ये भी बाल श्रम का कारण। तो ये तीनों कारण है बाल श्रम में, बाल श्रम या बाल मजदूरी के तीनों ही कारण है। नेक्स्ट या और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, ध्यान दे। संविधान को कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में नियोजन पर निषेध लगाता है? तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो प्रोविजन है, आर्टिकल है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों में नियोजन निषेधित करता है, प्रतिबंधित करता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 24। तो वो 24 आर्टिकल है जो प्रतिबंधित करता है। थैंक यू।